हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपसे एक क्विक बात, ये वीडियो हम लोग इंग्लिश में भी अपलोड कर रहे हैं, तो अगर आपको इसका प्योर इंग्लिश वर्जन चाहिए तो आप जाके उसको भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल और एक फेमस पोम के बारे में, ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि लिखी है पर्सी बिश शेली ने। ये पोम 1819 में लिखी गई थी फ्लोरेंस इटली के पास, जब एक जोर का ऑटम स्टॉर्म चल रहा था। शेली ने खुद बताया था कि ये पोम उनके मन में आया था जब वो जंगल में वॉक कर रहे थे और विंड उनके अराउंड चल रही थी। आप पोम पढ़ते वक्त भी वो रॉ एनर्जी फील कर सकते हो। पोम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और एक स्पेशल स्टाइल में लिखी गई है जिसे तिरजारेमा कहते हैं। इसमें लाइन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, जैसे विंड एक कंटिन्यूस फ्लो में आगे बढ़ रही हो। चलिए पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। पार्ट वन में शेली डायरेक्टली वेस्ट विंड से बात कर रहे हैं, जैसे वो विंड एक जिंदा चीज़ हो, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। वो डिस्क्राइब करते हैं कि विंड कैसे डेड लीव्स को उड़ाती है, जिन्हें वो गोस्ट की तरह कंपेयर करते हैं जो किसी इंचेंटर से भाग रहे हैं। ये लीव्स येलो, ब्लैक, पेल और रेड हैं, जैसे कोई प्लाग से परेशान क्राउड हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी है। ऑटम यहाँ डेथ और डीके को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर शेली टर्न लेते हैं, विंड सीड्स को भी कैरी करती हैं उनकी विंटर बेड तक, जहाँ वो कॉर्प्स की तरह लेटे रहते हैं, वेट कर रहे हैं। वेट किस चीज़ के लिए? स्प्रिंग के लिए। जब विंड की एज अ सिस्टर अपना ट्रम्पेट बजाएगी तब अर्थ फिर से कलर्स और खुशबू से भर जाएगी। तो शुरू में ही शेली पोम का मेन आइडिया एस्टेब्लिश कर देते हैं। वेस्ट विंड एक डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी। वो पुरानी चीज़ें ख़त्म कर रही है, लेकिन उसी प्रोसेस में नए लाइफ सीड्स भी प्लांट करती है। यही इस पोम का कोर है। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हम अर्थ से स्काई की तरफ जाते हैं। अब विंड क्लाउड्स को शेक कर रही है, जिन्हें शेली अर्थ डीकेइंग लीव्स जैसे कंपेयर करती है, जो हेवन और ओशन के एक इमेजरी ट्री से गिरते हैं। ये क्लाउड्स एंजल ऑफ रेन एंड लाइटनिंग है। फिर आता है एक बहुत ही स्ट्राइकिंग इमेज। स्टॉर्म क्लाउड स्काई में स्प्रेड हो रहे हैं जैसे एक मिनार्ड के वाइल्ड फ्लोइंग है। मिनार्ड ग्रीक माइथोलॉजी में डायनोसियस गॉड की फ्रेंजीड एस्थेटिक फॉलोअर होती है। स्काई को यहाँ डाइंग ईयर ऑफ डर्ज बोला गया है और आने वाली रात को एक बड़े टूम का डोम बताया गया है। इसमें ब्लैक रेन, फायर और हेल फटने वाले हैं। नोटिस करिए शेली बार बार एक लाइन रिपीट कर रहे हैं, ओ हियर, जैसे एक प्रेयर हो, विंड से अटेंशन मांगने की डेस्परेट कोशिश। पार्ट थ्री में हम सी की तरफ जाते हैं। शेली इमेजिन करते हैं मेडिटेरियन सी को, जो पीसफुली सो रहा है अपनी क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स में और सपना देख रहा है पुराने सनकिन प्लेसेस और टावर्स का, जो ब्लू मॉस और इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स से कवर्ड हैं कि उन्हें इमेजिन करना ही सेंस को फेंट कर दे। ये एक बहुत ही पीसफुल ड्रीम लाइक इमेज है। लेकिन फिर वेस्ट विंड आती है और इस पीस को तोड़ देती है। इवन अटलांटिक ओशन के पावरफुल करंट्स विंड के रास्ते में स्प्लिट हो जाते हैं और समुद्र के अंदर की प्लांट लाइफ, जिसे शेली सैपलेस फोलिएज ऑफ द ओशन कहते हैं, विंड की आवाज़ सुनकर डर जाती है और खुद को बेर कर देती है। तो स्काई, लैंड और सी तीनों जगह शेली ने हमें विंड की यूनिवर्सल अनस्टॉपेबल पावर दिखाई है। पार्ट फोर में पोम बहुत पर्सनल हो जाती है। शेली अब दूर से विंड को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि वो खुद विंड का हिस्सा बन जाएं। इफ़ आई वर अ डेड लीव दो माइट अस बेयर, इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी। वो विंड की फ्रीडम और पावर चाहते हैं, लेकिन एडमिट करते हैं कि विंड उनसे भी ज़्यादा फ्री है। वो अपना चाइल्डहुड याद करते हैं जब लगता है कि वो स्काई के साथ पेस मैच कर रहे हैं, लेकिन अब हैवी वेट ऑफ आवर्स के नीचे, अपनी ज़िंदगी के ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट के नीचे, वो चेंड और बोर्ड डाउन फील करते हैं। और फिर आती है वो अनफॉरगेटेबल लाइन, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ये शेली का सबसे वल्नरेबल मोमेंट है। एक इंसान जो पहले वाइल्ड और फ्री फील करता था, अब सफरिंग में ट्रैप फील कर रहा है और विंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे एक वेव, एक लीफ, एक क्लाउड की तरह उठाया जाए। अब चलते हैं पार्ट 5 पर। जो फाइनल पार्ट है वही टर्निंग पॉइंट है। शेली विंड से कहते हैं कि उसे अपना आयर बना दें, अपना इंस्ट्रूमेंट, जैसे विंड फॉरेस्ट के थ्रू म्यूजिक बनाती है। उनके आइडिया, उनके एनर्जी गिर रहे हों, जैसे फॉरेस्ट के ऑटम लीव्स गिरती हैं। फिर भी विंड की माइटी हार्मनी उनसे एक डीप ऑटमनल टोन निकाले, जो सैड होने के बावजूद स्वीट हो। वो विंड की स्पिरिट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी अपनी स्पिरिट बन जाए, उनके डेड थॉट्स को यूनिवर्स में उड़ा दे जैसे विदर्ड लीव्स, ताकि उसी डेथ से एक नया बर्थ हो सके। वो चाहते हैं कि उन्हें अपने वर्ड्स इसी पोएम के थ्रू ह्यूमैनिटी में स्प्रेड हो जाएं। वो खुद को ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी कहते हैं, एक सो रही हुई दुनिया के लिए। और फिर पोम खत्म होती है अपनी सबसे फेमस लाइन से, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अब बात करते हैं इस पोएम की मेजर थीम्स के बारे में। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ। वेस्ट विंड डिस्ट्रॉय करती है, ट्रीज को बेर कर देती है, पुरानी ग्रोथ को खत्म कर देती है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन कभी फाइनल नहीं होता। ये हमेशा रिन्यूएबल के लिए होता है।
विंटर हमेशा स्प्रिंग को रास्ता देता है। डेथ एंड नहीं है, ये एक बड़े साइकिल का एक स्टेज है। दूसरा थीम है नेचर की पावर वर्सेस इंसान की फ्रेजिलिटी। पोम में विंड को एक अनस्टॉपेबल, ऑलमोस्ट गॉड लाइक फोर्स की तरह दिखाया गया है, लैंड, स्काई और सी तीनों जगह। जबकि शैली खुद ह्यूमन स्पीकर की तरह छोटा, हर्ट और डेस्परेट फील करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि नेचर कितनी ओवरवेलमिंग हो सकती है। तीसरा थीम है पोएट एज प्रॉफिट। पोएट एक प्रॉफिट की तरह। फाइनल पार्ट में शैली सिर्फ विंड को एडमायर नहीं कर रहे, वो खुद उसका इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं। अपने आइडियाज़ और पोएट्री को दुनिया में स्प्रेड करना चाहते हैं, जैसे विंड सीड स्प्रेड करती हैं। उनका बिलीव था कि पोएट्री लोगों को जगा सकती है, ऐसे आइडियाज़ प्लांट कर सकती है जो आगे जाके रियल चेंज में ब्लूम हो जाए, चाहे वो खुद इंडिविजुअली ब्रोकन या पावरलेस फील करते हों। और चौथा थीम है सफरिंग के थ्रू होप। वो फाइनल लाइन, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कोई नाइव ऑप्टिमिज्म नहीं है। ये पोम के सबसे डार्क, सबसे पर्सनल लाइंस के बाद आता है। शैली बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे सबसे लो मोमेंट्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा रास्ते में होता है, बस हमें एंड्योर करना पड़ता है। और लास्ट में थोड़ा बात करते हैं पोएट के बारे में। पर्सी बिश शैली, उनका बर्थ 1792 में इंग्लैंड में हुआ था और वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स में से एक मेजर नाम है, जैसे वर्ड्सवर्थ, कोलेरिज, बायरन और कीट्स के साथ। शैली अपने रेडिकल पॉलिटिकल व्यू के लिए जाने जाते थे। वो टायरनी, ऑर्गेनाइज रिलीजन और सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट लिखते थे, जिससे वो अपने टाइम में एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन गए। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एथिज्म को सपोर्ट करने वाला एक पैम्पलेट लिखा था। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ड्रामेटिक थी। वो मैरी गॉडविन के साथ एलोप कर गए थे, जो बाद में फ्रैंकेनस्टाइन लिखेंगी और उनकी सेकंड वाइफ मैरी शेली बनेंगी। ये कपल इटली में रहता है, जहां ओड टू द वेस्ट विंड लिखी गई थी, एक वक्त जब शैली अपने 2 बच्चों के डेथ के ग्रीफ से गुजर रहे थे। बहुत ट्रैजिक तौर पे शैली सिर्फ 29 साल की एज में एक बोटिंग एक्सीडेंट में इटली के कोस्ट पे मर गए थे 1822 में। ये पोम लिखने के सिर्फ 3 साल बाद। उनकी छोटी लाइफ के बावजूद उनका इन्फ्लुएंस पोएट्री, पॉलिटिकल थॉट और बाद के राइटर्स, एक्टिविस्ट पे बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत लोग ओड टू द वेस्ट विंड को उनकी अपनी डेस्टिनी का एक प्रोफेसी जैसा देखते हैं, एक लाइफ जो जल्दी खत्म हो गई है, लेकिन जिसके आइडियाज सीड्स की तरह विंड से कैरी होके आज तक स्प्रेड हो रहे हों और लोगों को इंस्पायर कर रहे हों। तो ये था आज का डीप डाइव शैली की ओड टू द वेस्ट विंड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में बताएं आपको कौन सी लाइन या पैराग्राफ टच कर गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।